एक बार एक बहुत ही परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी आदतों से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें पाल ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाएगी तुम्हें ज़िंदगी में। आज मैं तुम्हें 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती है, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है, और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी बनना या पाना चाहते हो वो तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल करके दे सकती है। मेरी बातों को तुम बस यूं ही सुनकर मत भूल जाना, बल्कि इन सभी 15 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू करना। क्योंकि ये आदतें ना केवल तुम्हें सफलता दिलाएंगी, बल्कि तुम्हें एक अच्छा इंसान भी बनाएंगी, जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। तो 15 सफल आदतों की सूची में पहली आदत है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सफल और अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करता है, तो वो है भोर सवेरे अपने आलस का त्याग करके बिस्तर छोड़ने की आदत। अगर तुम सूरज की पहली किरण से पहले बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाते हो और अपने दिन शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, तो यकीन मानो, दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम हरा न सको। तुम्हारा सुबह उठना ये दिखाता है कि तुम्हारा अंदर कितना इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों का हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है कि ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा दूसरों से ज़्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो, तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ ही दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। 15 सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। ये एक बहुत ही गजब की आदत है जो हर उस महान इंसान में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में और सीखते रहो। हम इस जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वो जीवन के किसी ना किसी मोड़ में हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक वो बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के लिए उन और भी आसान बना दे। चाहे एक लाइन का ही ज्ञान सीखो, लेकिन हमेशा कुछ नया जरूर सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम महारत हासिल करना चाहते हो उस क्षेत्र से जुड़े ज्ञान लेने के लिए हमेशा तुम्हें उत्सुक रहो। हो सकता है कि तुम कोई ऐसी चीज़ सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करके दे दे जितना तुमने सोचा भी नहीं हो, पर इसके लिए तुम्हें हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। 15 सफल आदतों की सूची में तीसरी आदत है, बोलो कम और सुनो ज़्यादा। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह होता है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज़्यादा और बोले कम। ऊर्जा का कम बर्बाद होना यानी कि कम बोलना, लोगों के मुंह से ज़्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज़्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वो अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटने तक लाने को मजबूर कर सकते हैं। 15 सफल आदतों की सूची में चौथी आदत है, असहमत होना या मना करना सीखो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पे हाँ जी करते रहें। तुम एक अलग इंसान हो,
तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग होने चाहिए। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वो तुम्हारे लिए भी काम करे। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। इसीलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है। और ना बोलना तुम्हें हर उस काम के लिए, उस लक्ष्य के लिए ठीक भी रहेगा। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो तुम अपने घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। ज़बरदस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है और ना ही कुछ हासिल करके देगी। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि वो काम करके तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नज़र में बुरा बन सकते हो, लेकिन तुम खुद की नज़रों में और आने वाले समय की नज़रों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज़्यादातर लोग तो डर से अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज़्यादातर लोग अपने जीवन में खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 15 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है सही तरीके का जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम ही ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो ज़िंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहाँ पर अभी तुम से हो। मन से सही चीज़ों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो। ये डर हटा दो कि लोग क्या कहेंगे। लोग हंसेंगे, मेरा समय बर्बाद होगा, मेरा धन बर्बाद होगा। एक इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफ़र में केवल 3 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे कि पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद इंसान के पास जो कुछ भी है वो चला भी गया तब भी व्यक्ति का जीवन कट ही जाएगा। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर, जोखिम लेकर, एक विजेता का ताज पहनकर बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीज़ों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना चाहिए। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन जोखिम अगर नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम ना लेने का इतना पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। 15 सफल आदतों की सूची में 6ठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वो इंसान तुम खुद हो। तुम अपने आप को कितना समय देते हो, तुम अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम हर दिन 10 मिनट शांति से अकेले में बैठकर ये सोचते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं कहाँ से आया था, अभी मैं कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत और तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कौन भी जान सकता है। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही है, इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो, और इन 10 मिनटों में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होनी चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होने चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बात करो, खुद से अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। 15 सफल आदतों की सूची में 7वीं आदत है निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पे लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें तुम आज तक टालते आए हो, ऐसे कितने काम हैं जिन्हें आज तक तुम टालते आ रहे हो, ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें तुम आज लेना आज तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते हो, उन्हें टालते रहते हो। ज़्यादातर लोग निर्णय ले ही नहीं पाते कि उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है या नौकरी करनी है।
लोग निर्णय ही नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो। और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने का बीच का समय लगभग सुबह में होता है। अगर दिन में तुमने 8 बजे निर्णय लिया है, किसी काम की योजना बनाई है, तो 8:01 में तुम्हारा काम उस निर्णय के अनुसार होते हुए दिखाई देने चाहिए। जिंदगी बदल देने वाली 15 आदतों में से 8वीं आदत है समय को लक्ष्य में लगाना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वो भी एक समान रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय की किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसके तुम सिर्फ साथ दौड़ सकते हो, ना उसके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उसके आगे निकल सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए फिर चाहे कितनी भी दौड़ लगा लो, वो पहले वाली बात तो कभी नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है ना, वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहा है, और जो जाग रहा है वो लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसीलिए समय को बर्बाद मत करो, इसे लक्ष्य में लगाओ, खुद को जानने में लगाओ। 15 सफल आदतों की सूची में 9वीं आदत है फालतू की झंझटों को नज़रअंदाज करना सीखो। हमारे पास सीमित समय है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर तरह की छोटी छोटी बातों, बहसों और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बढ़ी रहेगी। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रित कर ही नहीं पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। 76 लोगों की गलती भी यही है कि वो हर चीज़, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसीलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को ही सौंप दो और अपनी सारी ऊर्जा, सारा समय अपने महत्वपूर्ण काम में लगाओ। 15 सफल आदतों में से 10वीं आदत है अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालना और उनकी जगह सकारात्मक लोगों के साथ होना। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूसकर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वो 5 लोग जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा समय बीतता है, कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह ही बन जाते हैं, उन्हीं की आदतें अपनाने लगते हैं। संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ लोगों को हर चीज़ में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। दुनिया में हर किसी को खुश और आज़ाद रहने का पूरा हक है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा हक है। यहाँ तक कि तुम्हें खुद के साथ भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे मेरी किस्मत ही खराब है या मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने हमेशा खुद के भीतर के एक सकारात्मक इंसान ही देखा है और नकारात्मक लोगों की बातों को हमेशा नज़रअंदाज ही किया है। कभी भी मूर्ख और नकारात्मक लोगों से मत उलझो, क्योंकि उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं। 15 सफल आदतों में से 11वीं आदत है, जब भी दिमाग में कोई अच्छा या नया विचार आए तो तुरंत एक उसी कागज़ पर लिख डालो। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और अच्छे विचार लाता रहता है। अगर हम इन्हें लिखकर सुरक्षित नहीं रखते तो हमें इन्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा। इसके साथ ही अगर तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे अच्छे से लिख लो। ऐसा करने से वो योजना हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सब चीज़ों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिसे तुम अपनाना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो। विचारों को लिख लेने का हमारे दिमाग का बोझ खत्म हो जाता है।
उन्हें याद रखने का और फिर हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोच रहा होता है। 15 सफल आदतों की सूची में 12वीं आदत है स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। कम खाओ और ज़्यादा पचाओ। रोज सुबह का प्राणायाम और ध्यान न केवल तुम्हें स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ तुम अपनी जिंदगी में ज़्यादा तेजी से तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला सुख है निरोगी काया और इसका पता हमें तब चलता है जब हम बीमार होते हैं। 15 सफल आदतों की सूची में 13वीं आदत है हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसानों से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने दुख, अपनी तकलीफें हैं। फिर कोई क्यों बेवजह दुख और तकलीफ अपने जीवन में बढ़ाना चाहेगा। इसलिए मुस्कुराते हो। अगर तुम मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुम में एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है तुम्हारे मुस्कुराने से कोई और अपनी तकलीफ भुला दे। हम मुस्कुराने का मतलब ये नहीं कि तुम हर समय हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है तुम खुश रहो, सकारात्मक रहो। ये सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है और अगर कोई कमी है भी तो उसे पूरा कर सकते हो। 15 सफल आदतों की सूची में 14वीं आदत है हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो। कुछ धन भविष्य के मुसीबत के लिए रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर गरीबी के बोझ तले दबकर दुख भरा जिंदगी बिताते हैं। इसीलिए सही तरीके से अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करो। आमदनी से कम खर्च करो और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। 15 आदतों की सूची में 15वीं और अंतिम आदत है एक जिम्मेदार इंसान बनो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें करके तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करो, गरीबों का पेट भरो और अपने चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति वही कहलाता है जब वह अपने साथ साथ अपने देश और अपने समाज का भी भला करता रहे। इसीलिए लोगों की मदद करो, इसीलिए भलाई का काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, तो वे थी 15 आदतें जिन्हें अपनाकर तुम एक सफल इंसान भी बन सकते हो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। प्राचीन समय की बात है, संध्या काल का समय था। एक गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि कल सुबह नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी शिष्य हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने तो कुछ गलती की है क्या। लेकिन कुछ शिष्य ये कहते हैं कि हो सकता है कि गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हो। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज हम तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं कि 10 मौकों जहां पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से होता है नुकसान। गुरु कहते हैं, अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए, यानी कि मौन हो गए, तो आप जो चाहोगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज़्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप, दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तख्त के कि ना बोलना चाहिए। गुरु ने कहा, अगर अपने पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ पर चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में वही भलाई है जहाँ आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहाँ मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है तो ऐसी जगहों पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपके ऊपर से उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगहों पर शांत ही रहो जहाँ तुम्हें पता नहीं कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं।
कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके सामने जाने के बाद उनका मजाक भी उड़ा देते हैं। जो जब तब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं होता, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहाँ पर चुप रहना ही ज़्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों को किसी से ठेस ना पहुँचे। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हैं तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में आप कुछ भी बोलकर महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमज़ोर का साथ देने में ही बनेंगे। कई बार होता है कि कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद से आपसे छोटा है, आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में वह आपसे जब बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आप उसके साथ कर रहे हैं, आने वाले समय में आपके साथ वह भी कर सकता है। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों को इज्जत भी करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़ सिप कर बोलेंगे और सामने वालों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे। तो यहाँ उन सब की भूल है। बड़े होने के बजाय आप उनकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसीलिए शिष्यों, तुम जब भी बोलना आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र, इन शब्दों का संबोधन जरूर करना चाहिए। इससे हमारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ तुम लोगों की नज़रों में समझदार बनते चले जाओगे। गुरु ने आगे कहा कि तीसरा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध, घृणा, घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा है, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले को गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही है तो उसे कतई माफ़ी न करें, कतई माफ़ी न मांगे और चुप रहकर ही समय का इंतजार करें। वह खुद ही आपसे माफ़ी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हो, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के अस्त्र घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे वो अस्त्र घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेटकर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को भी तलवार के भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं कि यदि यह तो एक तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे तुम्हारा शरीर गुस्से पर आसानी से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या यह गुस्सा जायज़ है या नहीं, हमें वहाँ पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा यदि आ रहा है तो आप वहाँ से हटने का प्रयास करें, वहाँ से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा ऐसा मौका जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहाँ पर आपको चुप ही रहना चाहिए। जहाँ पर उस
मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ पर आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप किसी दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। जल्दी आप किसी दो लोगों के बीच में हो रहे विवाद में जल्दी अपनी टांग न अड़ाएं। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है आपका अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहाँ पर जाएं। किसी के व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है अपने झगड़ों को शांत करवाने के लिए। कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते रहते हैं। इससे उनकी मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं कि 10 ऐसे मौक़ों में 5वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर किसी के मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरा बनेंगे। जो चीज़ आसानी से ख़त्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिल्कुल ना चिल्लाएं बल्कि बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए बात नहीं कर सकते तो वहाँ पर आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार में पता चलता है। आपके ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा खराब ही होती है। कई बार कुछ रिश्ते ज़्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज़ में मीठापन लाएं। आपके शब्दों से आपके दोस्त को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते रहते हैं तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखना चाहिए। जहाँ किसी के शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाना चाहिए। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और के प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच रही है तो वहाँ आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोलें। गुरु कहते हैं कि 6ठा मौका जहाँ व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई, जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो वो शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना ज़रूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना, यह गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं कि 10 मौक़ों में 7वां ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई ना समझे हमारी आपकी भावना, जब आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं, जो आपकी परेशानी है उसको नहीं समझ पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वो आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें, क्योंकि ऐसे लोगों की आपकी भावनाएं या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर पछताएंगे बाद में आप। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाद में आपका मजाक ही बन जाएगा। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक तरीके से सुन पा रहा है, तभी आप उसे अपनी बात कहें। गुरु कहते हैं कि 8वां मौका जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए। जब कोई इंसान अपना कोई दुख व्यक्त करे, जब कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है,
तो इसका मतलब है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्याओं को सुने। उसके दुख या समस्याओं को किसी और को ना बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा है कि उसकी समस्याओं का समाधान आप कर देंगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार किसी और को दुख को बताने से दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा है होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बातों को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो चुप मार के आप उसकी बातों को ध्यान से सुने, यदि ताकि उसकी दुख कम हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वह आपको सब बता दिया। गुरु कहते हैं कि 10 जगहों में 9वीं इसी जगह जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हो और गाली गलौज कर रहे हो, तो आप वहाँ पर मत जाइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाएं, अर्थात अपनी प्रतिक्रियाओं दिए बिना आप वहाँ से चले जाएं। क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं। जब आप उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग हो, आपकी बात को ना मानते हो और ना ही सुनते हो, तो वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं कि 10वां ऐसा मौका जहाँ पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत जल्दी अर्जित कर लेते हैं, तो वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का ज़बरदस्ती लोगों के बीच ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सभी लोग खुद ही पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से आपका ही नुकसान होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा कि तो शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम सब काफ़ी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। प्राचीन समय की बात है। एक समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्य उनसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा अनूठा था। शुरुआत में वो अपने शिष्यों को उपदेश के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वो अपने शिष्यों को वो ज्ञान अनुसरण करने के लिए कहते थे। उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। एक बार उस आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उस सम्राट ने उस गुरु से प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को आश्रम में रहने को दें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सम्राट, ज्ञान किसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है, तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रही। यह कहकर गुरु सम्राट के बेटे को साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उस सम्राट को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि ये सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र के किनारे टहल रहे थे, तो सम्राट का बेटा अचानक फुट फुट कर रोने लगा, क्योंकि अभी सिर्फ वो 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे बहुत दूर छोड़कर चले गए थे। ये सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था।
वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके माता पिता उसके भलाई के लिए गुरु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने कहा कि बेटे, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल फिर तुम अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, वो उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है, वही खुद से प्यार कर पाता है। और जो खुद से प्यार करना जानता है, वो किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वो खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। कुछ दिनों के बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेंगी। ये जगह तुम्हें अपने महल जैसी लगने लगेंगी। संध्या हो चली थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था और गुरु अपने शिष्य को साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी थोड़ी सांत्वना मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वो शांति देख लेते हैं, तो हमारे हृदय पर से सारा बोझ, सारा भार हट जाता है। मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा, तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि ये सम्राट का बेटा है, और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो इससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो थे, अकेले रहने का वो महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। वो उस सम्राट के बेटे के पास जाने के बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे के आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वो आश्रम के उन बच्चों के साथ घूमता, उनके साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिरकार सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला बढ़ा था। आसपास बहुत दास दासियां होते थे। आसपास अपने मित्रों से घिरे होना, ये दिनचर्या उसके आश्रम ने अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को यह सब पता नहीं था, पर गुरु इसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उनसे साक्षात्कार कराना पड़ता है। उसके बाद उन्हें वो बात समझ आती है जो आप समझाना चाहते हैं। गुरु को ये बात पता थी कि अगर इसे मैं बोलकर बताऊंगा तो ये कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। ये सीख देने के लिए गुरु अपने शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी। उसके बाद अगले शाम को मैं तुम्हें राजमहल में पहुँचा दूंगा। वो बच्चा तो ये सुनकर बहुत ही खुश हुआ कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा। फिर से मेरे दास और दासियाँ, सारी भोग की वस्तुएं मेरे पास होंगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात में यहाँ पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान मुझे मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिप कर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को देखना है, बड़े गौर से देखना है, हर गतिविधि देखनी है, और उस बाज को देखने के बाद
अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियाँ मुझे बता पाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है। एक चरवाहा यहाँ पर अपनी भेड़ों को चराने के लिए आता है। तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियों की भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधियाँ को रात में और भेड़ों की गतिविधियाँ सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधियाँ ध्यान से देखकर अगर मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम में हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे। तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि तुम इस आश्रम के सबसे होनहार विद्यार्थी में से एक हो। ये कहकर गुरु अपने आश्रम में वापस लौट गए और वो बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे खड़ा हुआ उस बाज का इंतजार करने लगा। काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद वहाँ पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुँचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधि बड़े ही ध्यान से देखी और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहाँ पर अपनी भेड़ियों को लेकर पहुँचा तो उसने अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि बाज भेड़ के एक मेमने को पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया। ये सारा दृश्य देखकर वो बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते, वो गुरु को प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहाँ पर पहुँच गए तो उस सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पंछियों को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पंछियों में सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए एक तोता हमने सभी देखा है। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता। लेकिन एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है, वह आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश को भी छू लेने का सामर्थ्य होता है। जब भी बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वो उसी शिकारी पर अपनी नजरें गड़ाए रहता है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नज़र हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उसी भेड़ को झुंड में से उसने उस भेड़ को मेमने को से अपना शिकार बनाया। उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए, चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए। हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। 10-20 अलग अलग लक्ष्यों में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें किसी एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उस बात से सीखी और जो हम सबको सीखनी चाहिए वो ये है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता, वो हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिर आकर हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसलिए हमें बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहना चाहिए, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों के बारे में जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। चौथी सीख जो हमें एक बात से लेनी चाहिए कि एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वह खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती है, पंख उसके भारी हो जाते हैं और पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फिर भी आसमान की तरफ उड़ता रहता है और अंततः बादलों से भी ऊपर उड़ जाता है और वहाँ तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता।
अपने सीमाओं को सिर्फ इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वो समस्या के आने पर उससे घबराता नहीं है, उससे डर कर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों ना आ जाए, हमें उन अड़चनों से लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डर कर कहीं छिप कर बैठना चाहिए। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं। कायर तो अपने घर में अपने घोंसले की जगह ढूंढकर बैठ जाते हैं। पांचवी बात जो हमें एक बात से सीखना चाहिए कि बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता। जो तिनके कोमल हो जाते हैं वो उन्हें निकाल कर फेंकता रहता है। उसी तरह चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन आराम से ऊपर उठकर आलस्य को तोड़कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक मेहनत करने रहना चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तिनके उठाकर फेंक दो और आज ही अपने आलस्य को तोड़कर निकल पड़ो। हर दिन अपने आप को चुनौतियाँ दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जंगल के राजा शेर को झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर साहस छीन लेती है। आदमी को हमेशा अकेले आगे ही बढ़ना होता है। यही कारण होता है कि वो जल, थल और नभ सभी जगहों पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल में उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसका चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में तो शिकार करना तो क्या उड़ने की भी हालत नहीं रहती उसकी। ऐसे में उसके पास सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। पहला, या तो खुद की इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए, या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा विकल्प ये होता है कि वो 6 महीने एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वो दूसरा विकल्प चुनता है। इसके लिए वो खुद को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, जहां पर पहले वो अपनी चोंच को अपने सारे पंख खींचता है और उसे उखाड़ देता है। फिर चट्टान पर पैर मार मार कर पंखे तोड़ता है। उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छुपाता फिरता है। अगले 6 महीने तक वो इसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नई चोंच, नए पंख और नए चोचों का। फिर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और निकल पड़ता है अपने शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर से राज करता है। इसलिए समय आने पर हमें अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है और कुछ नया सीखना पड़ता है। समय के साथ बदलना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा कि भेड़ हमेशा झुंड में चलते हैं, उन्हें हमेशा झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है। लेकिन जैसे ही उनका एक शिकार होता है, वैसे ही वो भेड़ तितर बितर हो जाते हैं और उस पूरी भीड़ में से एक भी भेड़ अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटती। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हो, किसी पर भी यकीन नहीं करना। यकीन करना तो खुद पर करना, क्योंकि बुरा समय आने पर वो भेड़ कब तितर बितर हो जाएं, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सीख रह गई तो वो कृपया करके आप बताने की कृपा करें। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी बातें जो अभी उस बच्चे ने बताई सब सही है, लेकिन ये सारी खूबियाँ आप लोगों में तभी पैदा हो पाएंगी जब आप
अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता, ना ही किसी के साथ अपनी जोड़ी बनाता है। वो आसमान में अकेला उड़ता है। अकेला उड़ने की वजह से वो अपनी कमी और ताकत को जान पाता है। इसके बाद गुरु ने अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहा कि मैं आज रात इस सम्राट के बेटे को इसके राजमहल में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी सीख यहाँ पर पूरी हो गई है। और ये कहकर गुरु उस सम्राट के बेटे का हाथ पकड़कर राजमहल की तरफ रवाना हो गए। बाकी के सभी बच्चे उनको पीछे से जाते हुए देखते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना चाहिए। और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।